हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्लास नाइन्थ के बच्चे आज आपको हम साइंस चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं। साइंस चैप्टर है आपका नए बुक में चैप्टर 9 है और नाइन्थ क्लास का जो साइंस का पुरानी किताबें हैं उसमें चैप्टर 10 है। आप देख रहे हो एक चैप्टर हटाया गया है, इस वजह से नए पुराने बुक में आगे पीछे हो रहा है। तो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं नए बुक के अनुसार चैप्टर 9। याद रखना, ग्रेविटेशन। चैप्टर का क्या नाम है? ग्रेविटेशन नाम है। हिंदी में इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। हम आपको इसमें ज़रूरी जानकारी ही सिर्फ देंगे। किताबों की बातें जो कुछ भी है वो सब आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन आंसर सब हम कराएंगे, एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराएंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी निकलवाएंगे। हम आपको सिर्फ एक आपके दिमाग को बूस्ट करने के लिए हम आपको ये चीज़ दे रहे हैं ताकि आप पहले साइंस की दुनिया में आ जाओ। जब हम साइंस की दुनिया में आ जाते हैं हमें हर कुछ समझ में आने लगता है और फिर क्वेश्चन आंसर कोई मायने नहीं रखता। आप जानते हो कि ये कोई एसएसटी की तरह नहीं है, इसमें एक प्रॉपर फार्मूला होता है। उस फार्मूले को हम पुट करते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बड़े आसानी से हम सॉल्व कर रहे होते हैं। तो सबसे पहले आइए हम ये देखते हैं कि ग्रेविटेशन क्या है, गुरुत्वाकर्षण क्या है। तो आप लिखना कि ग्रेविटेशन मीन्स द अर्थ कंटेन्स अ टाइप ऑफ फोर्स। दिस अनसीन फोर्स ऑफ द अर्थ, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशन। गुरुत्वाकर्षण किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के अंदर एक ना दिखाई पड़ने वाला बल है, इसी बल को हम गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। सिंपल सी बात अच्छे से समझ लो आप लोग कि आप धरती पर क्यों सटे हुए हो, आप उड़ क्यों नहीं जाते? क्योंकि कोई फोर्स है, कोई ताकत है जो आपको अपनी तरफ खींच रखी है और वो ताकत के कारण ही आप पृथ्वी से जुड़े हुए हो। तो आप लोग पृथ्वी से क्यों जुड़े हुए हो? एक बल के कारण, एक फोर्स के कारण। देयर इज अ काइंड्स ऑफ फोर्स, दैट्स व्हाई यू ऑल आर टुवर्ड्स द अर्थ। आप पृथ्वी की तरफ क्यों हो? क्योंकि आपको एक फोर्स, एक बल अपनी तरफ खींचती है। अब इस ग्रेविटी का फॉर्मूला होगा। पहले फॉर्मूला आप निकाल भी सकते हो काट कर। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना पावर है, तो आप ले सकते हो 9.8 जी या फिर 9.8 एन भी लिख सकते हो, जी भी लिख सकते हो और 10 एन भी लिख सकते हो। और कभी कभी जब आपको पेपर में क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि आप 9.8 लोगे या फिर 10 लोगे। लेकिन अगर इस 9.8 आया कैसे, डेरिवेशन ऑफ द 9.8 को सीखोगे तो इसके लिए आपको मून का रेडियस या डायमीटर, अर्थ का रेडियस या डायमीटर, इन सब चीज़ों को मिलाकर काट कर निकालना पड़ता है और वो सब पावर नोटेशन में होता है। तो आपको जानना होगा कि अर्थ का कितना है रेडियस या डायमीटर और मून का, फिर काट कर आप 9.8 या 10 काट कर आपको 9.8 ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। तो अब आप समझ गए हो ग्रेविटेशन फोर्स का। ग्रेविटेशन फोर्स पृथ्वी के अंदर है। अब आप एक कभी कभी आप कई प्रयोग देखे होंगे कि आप एक धागे में एक पत्थर को बांध लो और उसको अपने हाथ में लेकर यूं 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 नचाने लगो। आप इसको नचाते हुए अगर आप छोड़ दो हाथ का धागा तो क्या होगा? वो पत्थर बंधा हुआ धागा नीचे गिरेगा या घूमता ही रह जाएगा? नीचे गिरेगा। आप कह रहे हो, लेकिन जरा इमेजिन करो कि अगर वो घूमता ही रह जाए तो वो घूमता भी रह जाएगा। इसी पर में पृथ्वी काम करती है और पृथ्वी इसी से घूम रही है। पृथ्वी के केंद्र में गुरुत्वाकर्षण फोर्स है, वो उस पत्थर को एक बार घूमने के बाद उसे अपनी तरफ आकर्षित करके रखेगा और वो वहीं पर घूमते रहेंगे। पृथ्वी तो ऐसे ही घूम रही है, वो कहाँ नीचे गिर जा रही है? वो तो नीचे नहीं गिर रही है। तो इसीलिए आपका वो
पत्थर जो बांधे हो धागे में उसे घुमाकर छोड़ दोगे हाथ को तो भी वो घूमता ही रह जाएगा। अब देखते हैं कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को फॉर्मूला के द्वारा आप दिखा सकते हो, F=g/m/d²। ये m क्या है, बड़ा M लिखा हुआ देख रहे हो, कैपिटल M, फिर स्मॉल m भी है। तो m से और g से ये सब अगर देखोगे तो फोर्स, F मतलब क्या, फोर्स, g मतलब क्या, ग्रेविटी, d मतलब क्या, डायमीटर, m का मतलब क्या, जो बड़ा कोई भी बड़ी चीज है उसका मास, और छोटे m का मतलब जो छोटा ऑब्जेक्ट है, छोटा बॉल है, उसका मास। ये निकालकर अगर आप निकालोगे तो फोर्स निकल जाएगा कि कितना फोर्स पृथ्वी में है। इसके अलावा आप और भी चीज़ें देख सकते हो। ए और बी दो ऑब्जेक्ट ले लो, जैसे कि आपको यहाँ फिगर में भी दिखाया गया है। ए ऑब्जेक्ट है, बी ऑब्जेक्ट है। ए वाला बड़ा है तो उसको बड़े एम से डिनोट कर देंगे। छोटा वाला जो गेंद है वो छोटा है तो उसको बी से हम डिनोट कर देंगे, और जो चाहे आप निकाल सकते हो। आप ध्यान रखना, पृथ्वी जो घूम रही है ना, ये कौन से लॉ पर काम करता है, न्यूटन के फर्स्ट लॉ पर, सेकेंड लॉ पर, या थर्ड लॉ पर, कौन से लॉ पर काम करता है? तो पृथ्वी जो घूम रही है वो न्यूटन के थर्ड लॉ पर काम कर रही है। किस पर काम कर रही है? थर्ड लॉ पर काम कर रही हैं, जिसके कारण यहाँ पर ग्रेविटेशन फोर्स बनता है, और फिर वो किसी भी, जब एप्पल गिरता है तो वो अपनी ओर उसे आकर्षित कर लेता है। लेकिन पृथ्वी जो घूम रही है उसमें इनर्शिया का भी रूल काम करेगा, यानी कि फर्स्ट लॉ भी काम करेगा घूमने में। क्यों? क्योंकि आप जानते हो इनर्शिया का रूल कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन देन इट टेंड्स टू रिमेन एट मोशन, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट देन इट टेंड्स टू रिमेन एट रेस्ट। ये आप जानते हो। तो अगर कोई चीज अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, यही कहता है ना इनर्शिया और फर्स्ट लॉ। तो पृथ्वी जब घूम रही है तब वो फर्स्ट लॉ पर है, लेकिन जब पृथ्वी किसी चीज को अपनी तरफ खींच लेती है तो ये थर्ड लॉ पर काम करती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देख रहे हो फोर्स निकाल रहा है। कैसे फोर्स निकाल रहा है देख लो। बड़ा एम है ना आपके पास, कैपिटल एम, उसका देख लो 6.7 10⁻⁻11 लिखा गया। अब कहोगे ये चीजें कहाँ से आई? तो अभी आप जो ये न्यूमेरिकल देख रहे हो उसको भी निकाल सकते हो। तो इसमें जो आप न्यूमेरिकल पुटिंग देख रहे हो ना, 6.7 × 10⁻⁻11 ये सब देख रहे हो, तो ये क्वेश्चन में आपको देगा। ये जो दिया है ना आपको, ये क्वेश्चन देख लो। द मास ऑफ अर्थ इज 6 × 10⁻24 मास दे दिया अर्थ का। उसके बाद जो है मून का भी मास दे दिया। उसके बाद डिस्टेंस दोनों के बीच का दे दिया। फिर ग्रेविटी भी 6.7 × 10⁻11 दे दिया। अब आप जो को फार्मूला बताया कि F=g/m/m/d² करके आराम से आप निकाल सकते हो। डिस्टेंस, अर्थ का मास, मून का मास, सब कुछ आपको दे रखा है। अब इसी फॉर्मूले को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप जी भी निकाल सकते हो। जी को F की जगह डाल दोगे, F क्रॉस मल्टीप्लाई होकर किसके साथ आ जाएगा? D के साथ। फिर वो फॉर्मूला जो है वो पलटेगा और उसमें पुटिंग करके आप कुछ भी निकाल सकते हो। क्या आप लोगों को पता है कि पृथ्वी का डायमीटर कितना है? डायमीटर शायद ना पता हो, रेडियस पता हो। तो पृथ्वी का रेडियस है 6371। ओके, इसी को आप डायमीटर में बदल सकते हो ना, डबल करके, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर। अब मून का कितना है रेडियस? तो 1037 के करीब है। तो 1037 रेडियस है मून का, तो उसका डबल कर दोगे तो डायमीटर भी मिल जाएगा। इस तरीके से चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। अब देखते हैं कि अब ये बात समझ गए हो ग्रेविटेशन का। अब ये देखना है कि इसका इन्वेंशन किसने किया। इसका इन्वेंशन तो नहीं होगा, कह सकते हो खोज, डिस्कवर किसने किया। इसकी खोज न्यूटन को जाता है श्रेय। न्यूटन, आप लोग कहानी भी सुनो होगे कि वो बगीचे में बैठे हुए थे, तो उसमें क्या हुआ कि एक सेब जो है वो गिरा
और लंदन में तो सेब ही होता है, आम नहीं होगा शायद उनके बगीचे में। हम लोग आम कहते हैं। तो लंदन में वो गिरा, गिरने पर क्या हुआ? उन्होंने सोचा कि नहीं गिरा करके। हाँ, सेब नीचे आया। तो पहले भी नीचे आता था, इन्होंने ही पहले क्यों सोचा कि भाई ये नीचे क्यों आया है? इन्होंने ही पहले क्यों सोचा? भाई जब जो होना होता है वही होता है। शायद इन्हीं के द्वारा इसकी खोज होनी थी, इसीलिए इन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसी ने सोचा, इन्होंने ही सोचा, इसमें कोई ऐसी तो बात थी नहीं कि इन्होंने क्यों सोचा। जिसके द्वारा खोज होनी होती है वो हो जाती है। तो इन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की। जब सेब गिरा तो आप जानते उस समय में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था, कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद भी ये इन्होंने पता लगा लिया कि नहीं, इस पृथ्वी में अर्थ कंटेन्स some kinds of force, that's why every object attracts towards the earth. पृथ्वी के अंदर कुछ है, यही वजह है कि हर एक वस्तु पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती हैं। ये बात इन्होंने जान लिया था और उसके बाद खोज पर खोज होती गई। माइकल फैराडे आए, मैक्सवेल आया और आगे आगे आते गए, आइंस्टाइन आया और इन सब बातों की सत्यता या सही या गलत की खोज होती गई और मिलती गई। अब आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है क्या, तो डेफिनेशन सुन लो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स every other object with a force which is proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them. ये है आपका यूनिवर्सल लॉ, आपके बुक में भी है। आप यूनिवर्सल लॉ के डेफिनेशन को याद कर लेना। अब बारी आई कि यूनिवर्सल लॉ में क्या कहा गया। हर एक चीज, हर एक वस्तु एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करता है और वो डिपेंड करता है उसके मास पर। अब बड़ा कोई वस्तु है तो क्या करेगा, छोटे को आकर्षित करेगा। अब अभी आप ही हो तो आप क्या करते हो, कहीं भी जाते हो तो बॉडी बिल्डर खली की तरफ आप, या कोई बॉडी बिल्डर जो जिमर होता है और उसका बहुत ही अच्छा बॉडी बना हुआ है, माचो मैन, तो आप उसकी तरफ आकर्षित होते हो या खली आपकी तरफ आकर्षित होता है? कौन किसकी तरफ आकर्षित होता है बताओ? खली की तरफ। जी नहीं, आप हो छोटा कमजोर बॉडी नहीं, तो आप माचो मैन की तरफ क्या होगे, आकर्षित होगे। हो कितना अच्छा बॉडी है, मेरा भी हो जाए। तो आप लोग क्या करते हो, जो जिम में बढ़िया बॉडी बनाकर रखा होता है आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो ना, कि नहीं होते हो? हो जाते हैं उसकी तरफ आकर्षित। तो आप बताओ पृथ्वी पर छोटा वस्तु बड़े वस्तु की तरफ आकर्षित होगा या फिर बड़ा वस्तु छोटे वस्तु की तरफ आकर्षित होगा? तो आप सीधा कहोगे कि छोटा वस्तु बड़े की तरफ आकर्षित होगा। पृथ्वी बहुत बड़ी है इसलिए अपनी हर छोटी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। दैट्स वाई एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ की तरफ हर एक वस्तु जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अब देखेंगे कि यूनिवर्सल लॉ का इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको देखना है। तो यूनिवर्सल लॉ के इंपॉर्टेंस 4 हैं जो आपके बुक में है, आप इसे पढ़ सकते हो, आप देख सकते हो कि इस बुक में क्या लिखा हुआ है। इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर द फॉलोइंग। फर्स्ट, द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। Second, the motion of the moon around the earth. Third, the motion of planet around the sun. And fourth, the tides due to the moon and the sun. मतलब ये कह रहे हैं कि आप जो ज्वार भाटा सुने होंगे ना, टाइड्स, वो भी इसी के कारण आता है। हम लोग जो पृथ्वी से चिपके हुए हैं ना, वो यूनिवर्सल लॉ के कारण ही चिपके हुए हैं, नहीं तो हम लोग क्या करेंगे, हवा में हम सब उड़ने लगेंगे और हमें पंख की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हम नीचे आ ही नहीं पाएंगे कभी भी। तो यूनिवर्सल लॉ के 4 इंपॉर्टेंस हो गए, आप लोग देख लिए। अब आता है क्वेश्चन फ्री फॉल। ये फ्री फॉल क्या होता है?
हिंदी में इसको कहते हैं मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या होता है? फ्री फॉल क्या है? तो आप एक किसी छत पर, किसी घर के छत पर चले जाओ, छत पर से आप एक पत्थर ले लो, छोटा सा पत्थर, और एक पेज फाड़ कर ले लो अपने नोटबुक का। अब छत पर से एक पत्थर भी गिराओ और एक कागज का पेज भी गिराओ, आप किस में फ्री फॉल देखोगे? कागज में या फिर पत्थर पर? पत्थर छोटा ही है, फिर भी आपने ऊपर से जो ही ऐसे डाला वो सीधे क्या हो गया? नीचे चला गया, नहीं चला गया। लेकिन अगर आप कागज को, पेज को छोड़ते हो तो कागज क्या होगा? यूं 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 तैरते हुए तब वो नीचे जाएगा, वो अपनी सीधी परपेंडिकुलर में नीचे नहीं गिरेगा। वो पेज क्या होगा? पहले गली में बहुत दूर उड़ के जा सकता है, फिर उधर से हवा के प्रभाव से इधर आ सकता है, यानी कि पेज में फ्री फॉल नहीं हुआ। जबकि एक छोटा पत्थर क्यों ना हो, बड़ा पत्थर क्यों ना हो, उसमें फ्री फॉल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? फ्री फॉल क्या होता है, मुक्त पतन क्या होता है, हिंदी में कहते हैं इसको। और फ्री फॉल होगा या नहीं होगा ये किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटेशन पर डिपेंड करेगा। किस पे डिपेंड करेगा? ग्रेविटेशन पर डिपेंड करेगा कि वो फ्री फॉल होगा या फ्री फॉल नहीं होगा। कागज तैरते तैरते हुए क्यों नीचे जा रही हैं? पेज जो आपने गिराया छत से, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशन कंप्लीटली लग नहीं पा रही है ना। जबकि एक छोटा सा पत्थर, एक छोटा सा कील जो है, उस पर पूर्णतः ग्रेविटेशन लग गया और वो आराम से नीचे आ गया। उसके बाद यहां है कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ जी, जो मैं आपको शुरू में बताया कि अगर ग्रेविटेशन जी को निकालना चाहते हो कि 9.8 ये कैसे आया, इसको बोलते हैं डेरिवेशन ऑफ जी। तो डेरिवेशन ऑफ जी के लिए आप यहां पर लिखना, जी निकालने का फॉर्मूला है स्मॉल जी, लेकिन यहां पे कैपिटल जी नहीं बोला जाएगा। जब जी को डेरिवेट करोगे, मतलब फाइंड आउट करोगे कि ग्रेविटेशन का फॉर्मूला 9.8 कहां से आया, तो उसके लिए आपको जी इक्वल्स टू क्या होगा? कैपिटल जी, ऊपर में कैपिटल एम और अपॉन में आर स्क्वायर। काट कर देख लो, आपके बुक में 9.8 निकला हुआ है, आप लोग भी इसे देख सकते हो, यहीं पर है। क्या लिखा हुआ है? जी दे रखा है आपको, जो ग्रेविटेशन फोर्स यूनिवर्सल है, यानी कि 6.7 मल्टीप्लाई 10 का पावर -1, यानी कि इसे ही हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। उसके बाद आपको मास ऑफ द अर्थ दे रखा है 6 मल्टीप्लाई 10 का पावर 24। तो ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, वो दे रखा है। उसके बाद मास ऑफ द अर्थ कितना है वो गिवन होता है, और आपको भी रट लेना चाहिए, याद रखना चाहिए। और फिर रेडियस, अर्थ का रेडियस जो हमने बताया कि 6371 है, तो आप 6.4 ले लो। यहाँ पे 6.4 ले रखा है आपके बुक में रेडियस में, तो आप इसे ही याद कर लेना। आप क्या कर लेना, इसको लर्न कर लेना कि अर्थ का रेडियस कितना है, 6.4 मल्टीप्लाई 10 का पावर 6। ये क्या है? रेडियस है। ये आप याद करके रखना। जो आपको 6371 लर्न है वो ठीक है, बढ़िया है, लेकिन आपको यही वाला 10 का पावर 6 भी है, यही वाला आपको रेडियस याद करके रखना है अर्थ का। फिर देख लो जी कट के 9.8 आ गया। अब आप देखते हैं मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। अब तरह तरह के मोशंस देखोगे। अब यहां से जो आगे बढ़ रही हैं उसमें हम आपको एक चीज और बता दें, खाली न्यूमेरिकल आ रहा है। न्यूमेरिकल के आप 3 फॉर्मूले जानते हो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, उसके बाद s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s इसमें डिस्टेंस है, अगर दूरी निकालना हो तो, हिंदी में दूरी, डिस्टेंस। s को साइंस में डिस्टेंस कहते हैं, दूरी, और मैथ में डिस्टेंस को डी ही कहते हैं। और तीसरा फॉर्मूला है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as, या यूं भी कह सकते हो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसी तीनों फॉर्मूले पर आप जो कुछ भी क्वेश्चन में दे रखा होगा उसको पुट करोगे, और पुट करने के बाद सॉल्व कर दोगे, आ जाएगा। यही 3 फॉर्मूला आपका यूज होगा। अगला पार्ट है जो हम बता देंगे मास। हालांकि आप लोग जानते हो न्यूमेरिकल पर हम ऑफलाइन बात करेंगे। आप लोगों को अगर किसी भी तरह की मेरा स्पीच भूल जाते हो तो उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि आप लोग उसे बार बार वहां जाकर सर ने क्या कहा था वो सुन सकते हो।
क्योंकि एक स्टूडेंट 3 बार पूछने आता है, 4 बार पूछने आता है मुझसे, तो या फिर कोई नहीं आया, तो ये ज़्यादा अच्छा है कि आप यहाँ पर से आप देख लो, आप पूरी की पूरी तरीके से समझ जाओगे। तो अब यहाँ पर में आता है आपको मास, कि मास क्या होता है। देखो, मास को कोई वजन कह देता है, कोई कुछ कह देता है, लेकिन मास वो नहीं होता। मास का मतलब है, यहाँ क्या लिखा है देख लो, कि we have learned that previous chapter that the mass of an object is the measure of the inertia. मास के बारे में हम पढ़ कर आ चुके हैं। व्हाट इज मास? तो मास क्या लिखा है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। क्या लिखा है? द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब हिंदी वाले लिखना कि मास का को क्या हिंदी में कहते हैं? द्रव्यमान। तो द्रव्यमान क्या होता है? तो लिखना जड़त्व के मापने को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। जड़त्व के मापने को ही हम द्रव्यमान कहते हैं। ये कभी वी हैव ऑल्सो लर्न, हमने ये भी सीख चुके हैं कि ग्रेटर मास द ग्रेटर इज द इनर्शिया। अगर किसी का मास बड़ा है तो उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा। इसलिए आपको पहले सिखाया गया था कि अगर ट्रक में और साइकिल में टक्कर हो जाए तो जीत किसकी होगी? कौन टूटेगा? साइकिल टुकड़े टुकड़े होंगे। क्यों? क्योंकि ट्रक का जो मास है वो ज़्यादा है और साइकिल पतली है, उसकी मास कम है, इसलिए वही टुकड़े टुकड़े होएंगे। तो साइकिल ही टुकड़े टुकड़े होएंगे। जबकि ये भी आपको क्वेश्चन पहले हम सिखाए थे कि अगर साइकिल का स्पीड ज़्यादा हो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और ट्रक की स्पीड हो 4 किलोमीटर पर आवर और तब दोनों टकराए तो किसको नुकसान पहुंचेगा? तब भी साइकिल को ही नुकसान पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि ट्रक का भले ही स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, कम है, लेकिन ट्रक का स्पीड कम है भले ही, लेकिन उसका मास ज़्यादा है। इसलिए ज़्यादा स्पीड वाले के पास अगर मास कम है तो नुकसान उसी को पहुंचेगा। मैंने आपको यह भी सिखाया था कि अगर किसी का मास कम है लेकिन उससे कार्य क्षमता आपको फोर्स बहुत ज़्यादा बनाना है तो फिर उसको वेलोसिटी में लाना पड़ेगा। उस छोटे से वस्तु को स्पीड में नहीं रखना होगा। किस में नहीं रखना होगा? उसको वेलोसिटी में रखना पड़ेगा। और ये भी बताया था हमने कि 1 इंच की गोली अगर आपके शरीर को छेदती है तो जानते हो आपके शरीर पर कितना बल लगता है? आपके शरीर पर 1000 किलो का फोर्स लगता है। कितना? और वो गोली बुलेट कितनी बड़ी थी? सिर्फ 1 इंच की। 1 इंच की गोली 1000 किलो का वजन फोर्स आपके बॉडी पर कैसे लगाया? वेलोसिटी के कारण लगाया। अगर उसमें हाई वेलोसिटी हो, जिसमें डायरेक्शन हो, मैग्नीट्यूड हो, तब वो फोर्स ट्रक के बराबर बना देगा वो छोटी सी गोली। इसलिए साइकिल कोई ऐसी अवस्था होगी जब साइकिल ट्रक को चकनाचूर कर दे तो लिखोगे हाँ, ऐसी भी अवस्था होती है जब साइकिल ट्रक को चकनाचूर कर दे। कैसे? साइकिल को वेलोसिटी में लाना पड़ेगा। और क्या? साइकिल की स्पीड ट्रक से ज़्यादा हो और स्पीड कम हो, साइकिल का स्पीड से काम नहीं चलेगा। ट्रक को स्पीड में रहने दो और साइकिल को वेलोसिटी में ले आओ, ट्रक के तो परखच्चे उड़ जाएंगे। क्योंकि एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें एक छोटा सा मिसाइल जो सिर्फ 1.5 मीटर का हो, वो भी अगर उस बिल्डिंग में मारा जाए तो बिल्डिंग टूट जाएगा। क्योंकि मिसाइल 1.5 मीटर का 1.5 मीटर का मिसाइल वेलोसिटी से आया था। ठीक है, तो अब मास को समझ गए, मास क्या होता है। उसके बाद आते हैं वेट। वेट क्या होता है? तो दरअसल में बच्चों मैं आपको बता दूं, किसी भी वस्तु का कोई वेट होता ही नहीं है। किसी भी वस्तु का कोई वेट होता ही नहीं है। वेट होता है ग्रेविटेशन का। आपका वेट कितना है? तो मैं तो कहूँगा 0 किलो हो। नहीं, ग्रेविटेशन का वेट है। क्योंकि आपका वेट अगर 42 kg है पृथ्वी पर, तो अगर आप मून पर जाओगे तो कितना हो जाएगा? 1/6 होता है। क्या होता है?
तो अब 42 को 6 से डिवाइड करो, कितना होगा? 7 kg। यानी कि आप हो 42 kg के यहाँ पृथ्वी पर, और मून पर यही तराजू और यही बटखारा यानी कि जो उसका मापक होता है वही तराजू से मापा जाए तो आप वहाँ पर 7 किलो के हो जाओगे। वहाँ कम क्यों हुए? क्योंकि मून का जो मास है वो अर्थ से कम है इसलिए, और अर्थ का ज़्यादा है। यानी कि जहाँ पर जितना ग्रेविटेशन उतना क्या होगा? उसका वजन होगा। और मून पर पृथ्वी के वजन का कितना होता है? 1/6। कितना होता है? 1/6। ये भी आप काट कर निकाल सकते हो, आपको ये भी आएगा। इसके बाद आएगा आपको अब थर्स्ट एंड प्रेशर। तो थर्स्ट एंड प्रेशर आपको हम पार्ट 2 में पढ़ाएंगे, इसी चैप्टर 10 का पार्ट 2 में पढ़ाएंगे। थर्स्ट और प्रेशर से पहले आप लोग टिक लगा दो, यहाँ तक रखो, फिर हम आपको थर्स्ट एंड प्रेशर पढ़ाएंगे चैप्टर 10 का। ध्यान रखें, ये सब आपको कोई बातें ना भूल जाओ, इसके लिए है। अभी हम एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन करेंगे ऑफलाइन में, ठीक है।